हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने ओपन बुक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो या फिर वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो या फिर एक्स स्टूडेंट हो। उन सब का कहना है कि सर इंटरनेशनल रिलेशन जो पॉलिटिकल का हमारा सब्जेक्ट है थर्ड ईयर का, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो आज के इस नई वीडियो में हम आप लोगों की ऑन डिमांड पर एग्ज़ाम में आने वाले वो जो क्वेश्चन है जो पक्का आपको 110% आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, जैसे आपको पॉलिटी, ग्लोबलाइजेशन, हिंदी ऐसे सब्जेक्ट्स में पक्का मिले थे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। तो चले गए, ज़्यादा देर न करते आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप यूनिट देखोगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध के उपागम है। इसके अंदर से आपके 3 क्वेश्चन आने की 110%, 3 में से एक क्वेश्चन आने की 110% उम्मीद है। और इसी के साथ आज 11 जून आपका एग्ज़ाम हैगा, लेकिन 10 जून को भी आपके पॉलिटिकल का ही एग्ज़ाम था, जिसकी वीडियो मैंने डाल दी है। क्या क्वेश्चन आए थे अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। तो फर्स्ट यूनिट में से उस पेपर में भी एक क्वेश्चन आया ही आया है और आपके पेपर में भी आएगा। उस पेपर में आया था कि भाई विश्व व्यवस्था का सिद्धांत क्या था, वॉलस्टीन द्वारा जो दिया गया है। तो आपके पेपर में अब यथार्थवाद से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बन सकता है कि भाई यथार्थवाद क्या था, इसकी क्या क्या अवधारणाएं, इसकी क्या क्या सोच है, इसका वर्णन करें। दूसरी बात, इसके सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर यथार्थवाद के, जिनका नाम है हंस जे मार्गेंताउ, तो उनके विचार आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई हंस जे मार्गेंताउ कौन थे, उन्होंने यथार्थवाद पर अपने कौन से 6 सिद्धांत दिए थे, वर्णन करें। तो यथार्थवाद के जो 6 सिद्धांत हैं हंस जे मार्गेंताउ के द्वारा दिए गए, तो आप लोगों को ये प्रिपेयर करना है या इसका आंसर आप ढूंढ के रखेंगे। सबसे फर्स्ट चीज, इसके बाद में आप लोगों को ध्यान रखना है यथार्थवाद तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन भी आपसे आते हैं। कई बार पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि परंपरावादी यथार्थवाद का वर्णन करें, जिससे हम अंग्रेजी में क्लासिकल यथार्थवाद भी कहते हैं। दूसरी बात, अगर आपसे पेपर में राजनीतिक यथार्थवाद के बारे में पूछता है या फिर पॉलिटिकल यथार्थवाद पूछता है, तो आप समझ जाएंगे कि ये हमसे हंस जे मार्गेंताउ के विचार ही पूछे जा रहे हैं। दूसरी चीज, आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो ये यथार्थवाद है इसे अंग्रेजी में रियलिज्म कहते हैं। तो अगर पेपर में आपके रियलिज्म भी लिखा हुआ आ जाए तो भी आप समझ जाना कि ये यथार्थवाद के बारे में ही पूछ रहा है। लेकिन आपसे 2 चीजें पूछ ली जाए, नव यथार्थवाद, तो आपको ये वाला उत्तर नहीं लिखना। तब आपके लिए केनेथ वॉल्ट जी के विचार पूछे जाएंगे कि भाई केनेथ वॉल्ट द्वारा प्रतिपादित नव यथार्थवाद का वर्णन करें। आप ध्यान रखना, या तो केनेथ वॉल्ट के विचार पूछ ले या नव यथार्थवाद पूछ ले, दोनों सिमिलर चीज़ें, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये आपके एग्जाम में आने की पूरी उम्मीद है। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे, हंस जे मार्गेंताउ के जो विचार है वो पूरे कर लेंगे आप, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसकी वीडियो हमने अपडेट कर दी है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन बन जाता है जो वो निर्भरता का है, डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी, उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है और वो 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी पे। एक तो परनिर्भरता का सिद्धांत, जिसे डिपेंडेंसी थ्योरी भी कहते हैं। ये किसने दिए थे? आंद्रे गुंडर फ्रैंक, अंडर गुंडर फ्रैंक करके भी कई बार इनको लिखा जाता है, तो आप ध्यान रखना आंद्रे गुंडर फ्रैंक या एंड्रयू गुंडर फ्रैंक, ऐसे करके भी आपके एग्जाम में लिखा आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसकी आलोचनाएं पूछेंगी, तो आलोचना के लिए अलग क्वेश्चन है, उसकी वीडियो भी हमने आप लोगों के लिए अपडेट कर रखी है। इसके साथ साथ जब आपका एग्जाम चलेगा तो आपके एग्जाम के टाइम में आपको ये जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो अवेलेबल करा दिए जाएंगे हर एग्जाम की तरह। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे ही वो वीडियो आप लोगों के लिए अपडेट हो आपको पता चल जाए। तो जो ये आंद्रे गुंडर फ्रैंक है, उनके क्या विचार है डिपेंडेंसी थ्योरी, इन्होंने पूरी दुनिया को 2 वर्गों में बांटा था। जिस प्रकार से वॉलस्टीन जी है, उन्होंने दुनिया को 3 वर्गों में बांटा है कि भैया एक शक्तिशाली देश है और एक कमज़ोर देश है। आंद्रे गुंडर फ्रैंक की बात कर रहे हैं, उन्होंने 2 वर्गों में बांटा, एक शक्तिशाली देश है और एक कमज़ोर देश है। शक्तिशाली देश जो है कमज़ोर देशों का शोषण करते हैं, इसके बारे से रिलेटेड, इस चीज़ से रिलेटेड वो विचार है। अच्छा, केनेथ वॉल्ट के बारे में मैंने बताया था न्यू रियलिज्म, तो आप लोग ध्यान रखना है। अब ये न्यू का मतलब NEW नहीं आएगा, यहाँ पर नियो होगा, O आएगा, तो आप समझ जाना नव यथार्थवाद के बारे में बात हो रही है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था केनेथ वॉल्ट जी ने जो नव यथार्थवाद सिद्धांत दिया, इसके बारे में आगे इनकी आलोचनाएं भी होती हैं। तो आलोचना से रिलेटेड वैसे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आता है तो मैं आपको बता दूं। इसके बाद में जो विश्व व्यवस्था का जो सिद्धांत है,
जो विश्व व्यवस्था का जो सिद्धांत है वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया था, तो आप उसको भी एक बारी कर लेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगला आपको क्वेश्चन, अगली जो यूनिट है आप लोगों को निकालना है अपने कोल्ड वॉर की। कोल्ड वॉर से आपको 110% एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अब आपकी जो शीत युद्ध से रिलेटेड चैप्टर है आपका, जो आपके सिलेबस में ये यूनिट 2 है, अब तक हमने 3 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए, जिससे आपके एक क्वेश्चन आने की 100% उम्मीद है। एक यथार्थवाद से, एक डिपेंडेंसी थ्योरी से और एक विश्व व्यवस्था सिद्धांत से। विश्व व्यवस्था सिद्धांत, इसको वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी करके भी लिखा जाता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अब हम शीत युद्ध के काल के बारे में बात करेंगे। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो पॉलिटिकल साइंस है इसमें क्या बनता है, शीत युद्ध के फेजेस पूछे जाते हैं। फेजेस का मतलब क्या होता है, उसके काल। इसके साथ साथ जो शीत युद्ध का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काल है, जिसे हम वेदांत का सिद्धांत या फिर तनाव शैथिल्य के बारे में भी बोलते हैं, तो ये 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसे शीत युद्ध का तीसरा चरण कहते हैं। देखो ऐसे भी पेपर में आ सकता है कि शीत युद्ध के काल का तीसरे चरण का वर्णन करें। नंबर 2, आपके वेदांत का सिद्धांत आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भाई वेदांत का सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से शीत युद्ध के अंदर दौरान में उष्णता को कमी लाया था, या डिटेन करके भी इसको इंग्लिश में लिखा जाता है। तो डिटेन क्या था, इसने शीत युद्ध को कैसे प्रभावित किया, और इसके बाद तनाव शैथिल्य क्या था, शीत युद्ध का ये कौन सा काल था, इसकी प्रमुख घटनाओं का वर्णन करें। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही है, लेकिन कई बार क्वेश्चन आपसे ये से भी पूछता है। आपको सबको पता है कि कोल्ड वॉर को फेजेस के हिसाब से बांट रखा है। सबसे पहला फेजेस है, अगर आप देखेंगे तो 1945 से स्टार्ट होता है और ये 53 तक चलता है। सेकेंड फेज आपका 53 से स्टार्ट होता है और 62 तक चलता है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भाई 1953 से लेकर 1979 तक की जो कोल्ड वॉर की घटना है उसका वर्णन करें, क्या कुछ हमें उसके अंदर देखने को मिला। ये 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। तो अब क्या ओपन बुक एग्जामिनेशन है, पेपर को लेंथी बनाने के लिए वो इस तरीके से भी आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद में अगर आप देखेंगे नीचे और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे, ये इस चैप्टर से आपको यही करना है। इसके बाद में पोस्ट कोल्ड वॉर का मतलब है, अगर आप देखेंगे अपनी यूनिट में तो ये डायरेक्टली ऊपर नाम के अंदर ही शो होता है कि शीतोत्तर काल, यानी शीत युद्ध के बाद का जो काल है, उत्तर का मतलब होता है बाद, तो शीत युद्ध के बाद के काल से ही अगर हम देखें तो कैसी हमें यहाँ पर परिस्थितियाँ दिखाई देती है। वर्तमान समय में अभी इंटरनेशनल रिलेशन है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, तो इससे जोड़ के भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या अब शीत युद्ध 1991 में ही खत्म हो गया जब सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो ऐसा नहीं है, शीत युद्ध लगातार चल ही रहा है। आज हर एक देश अपने आप के संतुलन यानी पावर ऑफ बैलेंस को बनाने में लगातार लगी पड़ी है। तो हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। आपको शीत युद्ध कोई सा भी क्वेश्चन बनता है आपका, तो उसका इंट्रो जरूर लिखना है कि शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध चीज़ें क्या नहीं थी। इसको करने के बाद में हम आएंगे डायरेक्टली अपनी अगली यूनिट पे। आप लोगों को ध्यान रखना है, इसके फेजेस आपसे पूछे जाएंगे, तो आप सभी फेजेस के बारे में एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लें। फर्स्ट फेजेस क्या है, देखो इस तरीके से। फर्स्ट फेज का मतलब है चरण, जैसे आपको मैंने बताया दूसरा चरण यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। आप देखोगे 53 से 62 तक, तो इसके अंदर जितनी भी घटनाएं आएंगी, जितनी भी घटनाएं यहाँ पर आएंगी वो दूसरे चरण की घटना होगी। इसके बाद में आपका तीसरा चरण यहाँ से लेकर यहाँ तक है ठहराव का, तो ये तीसरे चरण की बात हो गई। चौथा चरण है तनाव में कमी आना, तो ये वैसे तो आपको मैं बता दूं 1962 से लेकर डायरेक्टली 1978 तक, जब तक सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में अपना हस्तक्षेप नहीं किया था सैनिक से, तब तक इसको तनाव शैथिल्य का या नरमी का काल भी कहा जाता है, तनाव में कमी आने का काल भी कहा जाता है। अच्छा, इस यूनिट से आप कर लोगे। देखो ये नया शीत युद्ध आपसे पूछेगा कि नव शीत युद्ध कब शुरू हुआ इंटरनेशनल रिलेशन में। तो नव शीत युद्ध का मतलब सिंपल सा यही था कि भाई दुनिया को लगा था 1978 तक, जब तनाव में कमी आ रहा था 1962 से ही दुनिया को ये लग रहा था कि शायद अब जो शीत युद्ध खत्म हो गया, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी घटनाएं नहीं देखी, इसमें सिर्फ समझौते हुए थे। तो दुनिया को लगा शायद अब शीत युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन 1979 जैसी आता है, एक अचंभित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटना होती है सोवियत संघ के द्वारा। सोवियत संघ ने क्या किया था कि अफगानिस्तान में अपने सैनिक हस्तक्षेप किया, और उसको रोकने के लिए अमेरिका ने भी वहाँ पर अपनी सेना उतारी। और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हम देखेंगे पूरे कोल्ड वॉर में, तो 2 टाइम पे ही अमेरिका को हुआ, और अमेरिका इस वजह से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी हुआ था, एक तो वियतनाम के वॉर में और एक अफगान के वॉर में। तो इसके बाद नव शीत युद्ध शुरू हो गया था। अगर पेपर में आ जाए नव शीत युद्ध क्या था, ये कब स्टार्ट हुआ, ये न्यू पोस्ट कोल्ड वॉर ऐसे करके आपके एग्जाम में लिखा आ जाए तो आप समझ जाना कि ये इसके बारे में बात हो रही है। अच्छा, तो यहाँ पर
तनाव सैतल्य में कब सेकंड पार्ट, इसका तनाव सैतल्य का सेकंड पार्ट ये कब स्टार्ट होता है, तो 1985 से स्टार्ट होता है। पार्ट सेकंड अगर लिखा हुआ जाए तनाव सैतल्य का तो ये कब स्टार्ट होता है, 1985 में स्टार्ट होता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसमें भी बहुत सारी संधियाँ होती है, जैसे स्टार्ट है तो स्टार्ट 1 है, स्टार्ट 2, स्टार्ट 3, इस तरीके से संधियाँ आपकी चलती रही थी। और इस तरीके से हम लास्ट में देखेंगे कि एंड ऑफ वॉर हो जाता है। आपके सिलेबस में वैसे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे हिस्ट्री में आपके क्वेश्चन आ गया था कि भाई जो शीत युद्ध क्या था और शीत युद्ध के उत्पन्न होने के क्या कारण थे, या फिर शीत युद्ध के क्या परिणाम निकले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आपसे ये भी क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, तो यहाँ पर वर्तमान समय में एक नया क्वेश्चन है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, ठीक है, आपके चैप्टर्स के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपके डायरेक्टली इस तरीके से पूछेगा कि आप किस बातों के आधार पे कह सकते हैं कि चाइना दुनिया की एक नंबर 1 ताकत, भविष्य में संभावित महाशक्ति, ऐसे पूछा सकता है कि भविष्य में संभावित महाशक्ति एक चाइना बन सकता है, भविष्य में संभावित महाशक्ति एक भारत बन सकता है। भारत के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन चाइना के बारे में भी अब की बार आने की उम्मीद है। इसके साथ साथ देखेंगे आप आपके सिलेबस में यूरोपियन यूनियन, डायरेक्टली यूरोपियन यूनियन में वैसे तो पहले शॉर्ट नोट में आ जाता था, लेकिन अब मैं आपको कहूँगा कि यूरोपियन यूनियन दुनिया की महाशक्ति कैसे बन सकती है, इसके बारे में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ साथ रशिया कैसे, देखो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र ने अदर पावर ऑफ यूनियन पावर ऑफ अदर कंट्रीज़, यानी जो अलग अदर कंट्रीज़ है जो यूनियन में है, यानी केंद्र में जो भविष्य में कभी सत्ता में आ सकती है, यानी ताकतवर बन सकती है, तो उसमें कौन कौन से देश है, यूरोपियन यूनियन है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो रशिया है, रशिया के बाद देखोगे तो आप जापान भी नाम आएगा उसका, चाइना का नाम आएगा इसके अंदर, और साथ ही साथ इसके अंदर हम देखेंगे तो भारत का नाम भी इसके अंदर आ जाता है। एक अलग से यूनिट में वैसे इसके बारे में बताया गया है, तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली उसी के बारे में लेके चलता हूँ। देखो जापान भी आ गया यहाँ पर, एज आई टोल्ड यू। इसके बाद में हम और आगे चलते हैं, जर्मनी भी आ गया। तो ये वो देश है जो भविष्य में कभी सेंट्रलाइज हो सकते हैं, यानी पावर जो है उनके हाथ में जा सकती हैगी। अच्छा, अब यहाँ पर थर्ड यूनिट स्टार्ट हो गई, भारत की विदेश नीति। तो डायरेक्टली इसी वर्ड पे क्वेश्चन बन जाता है कि भाई विदेश नीति से आप क्या समझते हैं। भारत की विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो भारत की फॉरेन पॉलिसी यानी भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारणों को बताइए। तो इसके बेसिकली मूल रूप से 2 कारण हैं भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने के। सबसे पहला कारण अगर आप देखेंगे तो भारत की विदेश नीति का आंतरिक कारण होता है और दूसरा बाह्य कारण होता है हर एक देश के लिए। तो भारत में भी आंतरिक कारण बहुत सारे हैं, इसकी वीडियो बना रखी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देख लिए, आप भी देखना चाहे तो देख सकते हैं। दूसरा इसी यूनिट से ये क्वेश्चन बनेगा आपसे। देखो यहाँ पर क्या है, भारत की विदेश नीति के निर्धारित तत्व तो 2 हैं, भू सामरिक स्थिति, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, एक तो ये है, और दूसरा आपका बाह्य कारण है। बाह्य कारण का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय कारण भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ भी होती है, और आंतरिक कारण का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति नहीं बल्कि राष्ट्रीय परिस्थिति होती है। अच्छा, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले यूनिट के ऊपर, जो अगला क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से भी ये बनता है डायरेक्टली कि भाई भारत कैसे संयुक्त दुनिया में एक महत्वपूर्ण देश है या एक संभावित महाशक्ति बन सकती है। वो इस यूनिट से भी क्वेश्चन बनता है कि भारत कैसे एक विश्व में महाशक्ति बन सकती है। इसके बाद में नेम के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। नेम क्या है, गुटनिरपेक्ष को बोलते हैं, गुटनिरपेक्ष नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो गुटनिरपेक्ष क्या था, इसकी क्या प्रासंगिकता है, आपसे इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना सकता है। तो इसकी वीडियो भी आप लोगों के लिए अपडेट हो चुकी है, आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं, वो वहाँ पर आपको इसके सफिशिएंट आंसर मिल जाएंगे। तो गुटनिरपेक्ष की क्या प्रासंगिकता है, क्या प्रासंगिकता नहीं है, ये आपको मिल जाएगी। आप यूट्यूब पे जाकर हमारे देखो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर बहुत सारे लिंक्स हैं। एक तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक है जहाँ पर आपको पूरे के पूरे प्लेलिस्ट के आंसर मिल जाएंगे, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली। लेकिन इसके अलावा अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप सब्सक्राइब करें, आपको मिल जाएगी। तो प्रासंगिकता पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनता है। प्रासंगिकता पे क्वेश्चन कई तरीके से बनता है। कई तरीके से कैसे बनता है प्रासंगिकता पे क्वेश्चन? एक ऐसे भी बनता है कि भाई अब शीत युद्ध का दौर खत्म होने के कारण में क्या आपको लगता है गुटनिरपेक्षता को खत्म हो जाना चाहिए? तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर यूएनओ क्या है, आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा जाएगा यूएनओ क्या है, और यूएनओ के अभिकरणों के बारे में वर्णन करें। अभिकरण का मतलब होता है उनकी जैसे संस्थाएं होती है। आपने WB के नाम सुना होगा, अपने WTO के नाम सुना होगा, अपने WHO के नाम सुना होगा। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं ये अभिकरण है जो उसके अंदर रहकर ही काम करती है। अच्छा, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई यूएनओ की क्या संरचना है, तो संरचना में आप इसके 6 पॉइंट्स लिखेंगे। आम सभा, सामाजिक आर्थिक परिषद, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायसिता परिषद। तो ये आपके पॉइंट्स रहेंगे, आपको इनको डीपली एक्सप्लेन करना होगा। इसका आंसर आपको यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल मिल जाएगा आपका, अगर ये क्वेश्चन भी पूछा जाए। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता का महत्वपूर्ण योगदान है।
आप अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर भी आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा। अच्छा, अब अगली यूनिट पे अब हम आते हैं। इसमें से तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से जो आपको प्रिपेयर करने हैं। आप सभी को पता है कि 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 में से आपको 4 करने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम उठाएंगे जो आपको इजीली अवेलेबल भी मिल जाए, आप अच्छे तरीके से आंसर भी लिखें और आपको मार्क्स भी अच्छे लगे, जो आपको फिर टीचर्स आपको देने वाला है। इसके बाद हम जा रहे हैं अपनी अगली यूनिट पे। ओके, क्या है कि जो एसओएल की आपकी बुक्स है, तो उसके अंदर क्या है कि चैप्टर बहुत ही ज़्यादा डीप से दिए हुए हैं। डीप से देने का मतलब क्या है कि दिए तो कम पॉइंट हैं, लेकिन क्या है चैप्टर के अंदर जितना ज़्यादा वो अच्छी तरीके से बता सकते हैं उन्होंने अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करी है। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया कि भारत एक उभरती हुई शक्ति कैसे, आपको ये क्वेश्चन मिल गया, मैंने कहा था इस यूनिट में ही है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा और आने की पूरी उम्मीद भी है। यहाँ पर अगले आए वैश्वीकरण यूनिट, 4th यूनिट है। तो सिंपली क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई वैश्वीकरण के राजनीतिक आयामों का वर्णन करें, वैश्वीकरण का विरोध क्यों हो रहा है, प्रतिरोध क्यों हो रहा है, इसका वर्णन करें। साथ ही साथ वैश्वीकरण ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कैसे लाभ दिया है। गाइस 3 चीज़ें अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखी है, वैश्वीकरण के 3 आयाम, सामाजिक आयाम, आर्थिक आयाम, राजनीतिक आयाम, तो आपको पता होगा राजनीतिक रूप से क्या फ़ायदे हुए, आर्थिक रूप से क्या फ़ायदे हुए और सामाजिक सांस्कृतिक रूप से क्या फ़ायदे हुए। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो आपको ये बड़ा ही मुश्किल होगा आप लोगों को ये जानने में कि भाई वैश्वीकरण से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आप नहीं लिख पाओगे। आप ध्यान रखना, वैश्वीकरण से रिलेटेड आप कोई भी आंसर नहीं लिख पाओगे। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। और ये डायरेक्टली राजनीति पे इसका इम्पैक्ट या फिर राजनीति के ऊपर ही पूछता है कि भाई वैश्वीकरण ने राजनीतियों को किस प्रकार से, प्रत्येक देश की राजनीति को कैसे प्रभावित किया, या फिर देश की स्वयं प्रभुत्ता को कैसे वैश्वीकरण ने प्रभावित किया है। तो आपके इस यूनिट से ये क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद हम अगली यूनिट पर जाएंगे डायरेक्टली। जब आपके 10 नंबर का क्वेश्चन आता था आपके एग्जाम में, तो वैश्वीकरण भी एक पक्का था कि उससे क्वेश्चन पक्का आता था। बट अब जो है इसकी संभावना थोड़ी सी कम है आज के एग्जाम में, लेकिन आप एक बार फिर भी इसका रिव्यू कर लेंगे। हालांकि आपने आंसर अपने पहले ही ग्लोबलाइजेशन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किए होंगे इसके, बट यहाँ पर आप इसको भी थोड़ा सा माइंड करके चलेंगे, उसको याद करके चलेंगे कि नहीं भाई ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आ सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हो आप संयुक्त राष्ट्र संघ की राजनीतिक शक्तियाँ और कमज़ोरियाँ, तो ये भी वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन राजनीतिक शक्तियाँ और कमज़ोरियाँ, तो सुरक्षा परिषद की कमियाँ हैं उसके अंदर कि भाई 5 देशों को ही एक्स्ट्रा राइट मिले हुए, और राजनीतिक शक्ति क्या है कि एक स्वर में बोलने का मंच मिल जाता है। तो बहुत सारी बातें इसकी विशेषताएं जो है वो इनके उद्देश्य और कार्य को भी आप अगर थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा है तो वो कर सकते हैं। क्रिटिसाइज़ तो आप बहुत कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं कि पूछिए मत। क्यों? क्योंकि हर एक देश युद्धों को रोकने के लिए, लेकिन कई बार ये साइलेंट पीस बना के रह जाता है, खाली कुछ नहीं करता। बहुत बारी ऐसी परिस्थितियाँ हुई, चाहे इराक का मामला हो, चाहे वो फिलिस्तीन का मामला हो, वहाँ पर कोई भी ऐसा, साथ ही साथ इसकी कोई आर्मी नहीं है। अमेरिका की आर्मी है जो हमेशा इसके अंदर अपना वर्चस्व दिखाए रखती है। कहीं पर ऑपरेशन करना होता है तो अमेरिका की आर्मी ही सबसे ज़्यादा जाती है। तो उसके अलावा अमेरिका को कभी रोकने का भी प्रयास हमने देखा कि इसके द्वारा नहीं किया गया है। इसके बाद में अगले यूनिट पे अब हम आएंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो यूएनओ की यूनिट से भी आपके जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताए थे कुछ क्वेश्चन जो आपके आने की उम्मीद है कि इसके बाद में अगली यूनिट पे हम जा रहे हैं। तो यही राजनीतिक दुर्बलता है। 5th यूनिट जो ऊपर आपको बताई गई थी वही संयुक्त राष्ट्र संघ की राजनीतिक दुर्बलता या कमियां जो भी है वही चीज़ सिमिलरली है यहाँ पर। तो गाइज़ यही थी आप लोगों के लिए वीडियो। आई होप यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इसके आंसर्स जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली होगी। चलिए गाइज़, कोई नया अपडेट आप लोगों के लिए आता है आपके एग्जाम से रिलेटेड, असाइनमेंट वाले बच्चे उनसे रिलेटेड, तो गाइज़ हम आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। बाकी आप अपने एग्जाम्स की तैयारी करिए अच्छे से। अगर कोई क्वेश्चन नहीं मिलता आपको एक क्वेश्चन के दौरान में, यानी आपका पेपर आता है, मुश्किल आता है, आपको नहीं मिल रहा, तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, आपको वो वीडियो मिल जाएगी कुछ ही देर में। चलिए गाइज़, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।